तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से द रिटर्न ऑफ द बैचलर का न्यू पार्ट लेके। और हमारा एमसी हमें बताता है कि जब हमने नॉर्थर्न सी के लिए जाने का डिसीजन लिया तो हमने तुरंत ही तैयारी कर ली। मैंने डिसाइड किया कि एकेडमी के 4 स्टूडेंट हमारे साथ चलेंगे और हमारे मामलों पर नजर रखेंगे। हाँ, दुनिया का व्यक्तिगत रूप से न करने के एक्सपीरियंस से ज्यादा वैल्यूएबल कुछ भी नहीं है। यही रीजन है कि मैंने स्टूडेंट के हमारे साथ चलने के अनुरोध को रिफ्यूज नहीं किया। हारिन हमारे एमसी से कहती है मैं भी साथ जाना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं जा सकती, है ना। तो हमारा एमसी कहता है कि बियॉन्ड एशिया एग्जाम आने वाला है, इसलिए तुम और जियो सियाओ वॉरियोंग एकेडमी में टीचर बन जाओगी। मुझे लगता है कि एकेडमी बियॉन्ड एशिया के लिए तैयार करना बेहतर होगा। तो हारिन बोलती है कि जैसे कि मैंने सोचा मुझे शायद ऐसा करना चाहिए, और अपने मन में कहती है कि लास्ट में केवल मैं और बच्चे ही बचेंगे क्योंकि वहाँ केवल मैं ही रहूंगी, इसलिए किसी ऐसे पर्सन की जरूरत होगी जो उनकी देखभाल बहुत सावधानी से कर सके। प्रोबेबली उन्हें दुर्घटनाओं जैसे अनेक सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। एक और अलग एक्सपीरियंस होगा अपने कलीग के साथ मिलकर डेमन वर्ल्ड में जीवित रहने के लिए भाग जाना। हाँ, मैं भी कुछ सीख सकता हूँ। और हमारा एमसी बाकी सभी लोग जाने लगते हैं और हमारा एमसी कह रहा होता है ये सिर्फ नॉर्थन सी में मौजूद सूरिन की मदर को ढूंढने के बारे में नहीं होगा, ये न्यू लर्निंग का पाथ है। नॉर्थन सी जहाँ बर्फ महल है, जांग बियान के नॉर्थन भाग में बताया जाता है जो गोसू में है। कुछ देर नानगिन प्रोविंस में गुजरने के बाद फिर होनाम और चोंकिंग के बाद सेचोन की जर्नी करो। 5 दिन और रात के कुछ समय बाद हमने होटल से लाए गए सभी पदार्थों को फर्श पर गिरा दिया। उसके बाद तो ये निश्चित रूप से एक दैनिक सभा की तरह हो गई है। अगर लंबी जर्नी के कारण ठीक से खाना और नींद लेना डिफिकल्ट था, बच्चों का इकट्ठा होना और शिकार करना, वो सभी घर के बिना बाहर रहने की टेक्निकों के आदी हो गए हैं और वो लोग होनाम सिनियोंग परफेक्चर पे आ जाते हैं और वो लोग देख के बहुत खुश होते हैं। तो हमारा एमसी बच्चों से कहता है चलो फिर चलते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने। तो बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं। सन कहता है कि और गर्म पानी जोड़ने के लिए। तो सुनियो कहता है यहाँ तक कि सोने के लिए एक आरामदायक जगह भी है। और बच्चे एकदम खुश हुए होते हैं और लोग कह रहे होते हैं कि आज मैं तब तक खाऊंगा जब तक मेरा पेट फट ना जाए। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि ये बच्चे भी ना। तो हमारा एमसी बच्चों से कहता है हाँ, खुशी पाने का एक तरीका ये है कि तुम छोटी छोटी चीजों की सराहना करना सीखो। जर्नी में सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ, और वो लोग खाना दबा के खाने लगते हैं और हम देखते हैं कि सोनियो गॉप 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 करके खाता है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि अपने मन में अरे बस करो यार, कितना खाओगे। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाता है जहाँ हमारा एमसी बैठ के नहा रहा होता है। तभी हमारा एमसी अपने मन में कहता है क्या ये तो इयोंग रियोन का वॉइस है। मैं रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया था जहाँ कोई कहता है तुमको अपनी आंखें खुली रखकर चलना चाहिए। उसका नाम इयोंग होता है। इयोंग कहती है कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ी देर के लिए यूं ही भटक रही थी। तो एक पीले बाल वाला चिल्ला रहा होता है उसके ऊपर। तो सुनियो पीछे से कहता है इयोंग को डांट क्यों पड़ रही है। तो सैम कहता है कि मुझे लगता है कि इयोंग पानी लेने गई थी लेकिन भीड़ में टकरा गई। तो सुनियो चिढ़ते हुए गुस्से में उससे बोलता है क्या वो सच में किसी ऐसी बात पर इतने लोगों के सामने उसे पूछताछ कर रही है, ये बदमाश। तो पीछे से एक बंदा उसको पकड़ लेता है और कहता है कि सुनियो शांत हो जाओ वरना मामला और भी पेचीदा हो सकता है, फिलहाल तो बस उस पर नजर रखते हैं। तो सुनियो उसको देख के अपने मन में कहता है यहाँ कई वॉरियर के सोने के कढ़ाई वाले हैं, क्या वो उस लड़के को ले जा रहे हैं जो ऐसा दिखता है जैसे अभी अभी 10 साल का हुआ हो। पीले हुए बाल वाला बंदा चिल्ला के कहता है तुम बेकार गंदे कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। मेरी बॉडी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हारे जैसे कोई बेकार और गंदा कुत्ता छू सके, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इयोंग कहती है मुझे सच में बहुत अफसोस है, मैंने तुमको गुजरते हुए नहीं देखा इसलिए मुझे माफ करना। तो बंदा एकदम गुस्सा आ जाता है और कहता है अपने बंदों से कि जाओ। तभी उसका एक बंदा बोलता है गार्ड यंग लॉर्ड। तो उसका यंग लॉर्ड कहता है कि जाओ, और उसका यंग लॉर्ड एक स्वॉर्ड निकालने लगता है और गुस्से में बोलता है कि मैं इसे माफ नहीं करूंगा, मैं इसे जान से मार डालूंगा। सूरन भी व्यक्ति है स्वॉर्ड को और कहती है कि बिल्कुल नहीं, ये तो एक स्वॉर्ड है। और उसके गार्ड कह रहे होते हैं उसको प्लीज शांत हो जाइए यंग लॉर्ड, हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो पीले बाल वाला कहता है तुम बौने हो, कौन सा कमीना ऐसे करने की हिम्मत करता है। सोनियुक बोलता है अगर तुम सच में उस तलवार को म्यान से बाहर निकालोगे तो तुम्हारी कलाई उड़ जाएगी। इयोंग अपने मन में कहती है कि सुनियुक। तो पीले बाल वाला सुनियुक से कहता है तुम कौन हो, तुम्हारे जैसे तुच्छ कमीने को इस अनमोल बॉडी से बात करने की भी जरूरत नहीं है और न ही अधिकार है। अगर तुम सच में मुझसे बातचीत करना चाहते हो तो घुटने टेको और लॉर्ड कहो मुझे। तो सुनियुक गुस्साते हुए अपने मन में कहता है कि ये बच्चा लग रहा है मार खाएगा मुझसे। और पीले बाल वाला कहता है लगता है यहाँ बहुत से परेशान करने वाले कमीने हैं, मैं तुम सबको एक मिसाल बनाऊंगा। और अपना स्वॉर्ड म्यान से निकालने लगता है, लेकिन तभी सेन आता है उसके स्वॉर्ड को वहीं रोक देता है। ये देख के उसके बॉडी गार्ड भी चौंक जाते हैं। सेन कहता है मैं इसे अप्रिसिएट करूंगा अगर तुम यहीं रुक जाओ। पीले बाल वाला भी अपने मन में कह रहा होता है ये क्या है, उसने ऐसा कैसे किया एक पल में। सेन कहता है स्वॉर्ड कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम बस खींच कर निकाल सकते हो बच्चे। दूसरी तरफ फूरिन कहती है योन से योंग क्या तुम ठीक हो। तो योंग कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और सामने देखते हुए कहती है लेकिन वो लोग क्या वो ठीक होंगे। दूसरी तरफ पीले बाल वाला चिल्ला के कहता है तुम बास्टर्ड, तुम सब ये क्या कर रहे हो, जल्दी करो उन बेशरम कमीनों को घुटने टेकने पर मजबूर करो। और लेकिन उसके बॉडीगार्ड हिलते नहीं है। तो अपने बॉडीगार्ड से कहता है तुम क्या कर रहे हो,
मैंने तुम्हें कहा कि जाओ उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करो, लेकिन उसके बॉडीगार्ड कुछ नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ सिन अपने मन में सोच रहा होता है ये क्या है, अगर ये नॉर्मल बात होती तो क्या वॉरियर के लिए अपने लॉर्ड के ऑर्डर पर चलना नॉर्मल बात नहीं होती। और दूसरी तरफ अपने बॉडीगार्ड पे चिल्ला रहा होता, कह रहा होता है ऊ चोंग, क्या तुम नौकरी से निकाला जाना चाहते हो, जल्दी करो, उन बदमाशों को पकड़ो। तो उसका बॉडीगार्ड कहता है कि यंग लॉर्ड। और दूसरी तरफ हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है ऐसा क्यों है, अब तक स्वॉर्ड उठाना नॉर्मल बात हो गई होगी। लेकिन तभी हमारे एमसी को कुछ फील होता है और कहता है कि ये एनर्जी, और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है और हमारा एमसी कह रहा होता है ये यंग मैन से बेहतर है। और वो बंदा उस बंदे के सामने से जा रहा होता है और दूसरी तरफ सोच रहा होता है हमारा एमसी ये क्या है, ये कमीना, ये सच में सुंदर लग रहा है। और दूसरी तरफ वो पीले बाल वाला बॉडीगार्ड को चिल्ला के कह रहा होता है जल्दी करो और उन कमीनों को पकड़ो, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, उन्हें पकड़ो। क्या तुम सभी फाइनली अपने दिमाग को सीधा कर पाओगे जब तुम्हारे सर उड़ जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बंदा उस बंदे के पीछे एक टपली मारता है तो वो गुस्से में पीछे मुड़ते हुए कहता है कि आखिर कौन है वो बास्टर्ड। बड़ा वाला बंदा एकदम गुस्से में उसको घूरता है, से उसकी फट जाती है। और हमारा एमसी देख के कह रहा होता है क्या वो दोनों भाई हैं। तभी बॉडीगार्ड कहता है कि आर्कड्यूक आप यहाँ आ गए हैं और हम लोग इसको आर्कड्यूक कहेंगे। तो आर्कड्यूक कहता है ये सोचना कि वो मेरे चले जाने के थोड़े समय में ही परेशानी खड़ी कर देगा, ओह चूंग प्लीज मुझे इस सिचुएशन के बारे में बताओ। तो बोलता है कि हाँ आर्कड्यूक। तो बॉडीगार्ड कहता है कि वेल आखिर ये हुआ था और उसके कान में सब कुछ बताने लगता है। छोटा पीले बल्ला डरते हुए कहता है कि ह्यूंगडिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, ऊचोंग तुमने उसे कैसी कहानी सुनाई है। तो वो बंदा उसके कान को पकड़ लेता है और कहता है कि चलो मुझे फॉलो करो। और हमारे स्टूडेंट के पास आता है और वो बंदा झुकते हुए कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, और अपने भाई से भी कहता है कि जल्दी करो और माफी मांगो। तो वो बोलता है कि मैं नहीं करूंगा। तो उसे बस घूरता है जिससे वो पीले बाल वाला डर जाता है और कहता है कि मैं भी माफी मांगता हूँ। तो आर्कड्यूक कहता है कि ई जियोंग तुमको कहना चाहिए कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ। पीले बाल वाला कहता है कि मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ। आर्कड्यूक स्टूडेंट से कहता है कि हमारी ई जियोंग में कई चीजों में कमी है, प्लीज इसे ओपन माइंड से लीजिए। और हमारा एमसी दूसरी तरफ सोच रहा होता है अपने मन में वो एक परफेक्ट मैन है, उनका ऐसा रवैया है कि तुम ये सोच भी नहीं सकते कि वो एक नॉबल फैमिली से है जिसमें वॉरियर भी है। पीछे से योंग कहती है वेल ठीक है ये सब। और दूसरी तरफ हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि ये तो राहत की बात है, ये बिना किसी झंझट के अच्छी तरह खत्म हो जाएगा। आर्कड्यूक कहता है अरे यार हमने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, मेरा नाम हुआंग इयोन जिन है, मैं गोल्ड नोबल फैमिली से हूँ और ये मेरा छोटा भाई है, बहुत बदमाशी करता है। और वो लोग नोबल फैमिली का नाम सुन के वो लोग एकदम चौंक जाते हैं। वो लोग भी ग्रीट करते हुए कहते हैं माफी चाहते हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम वॉरियर एकेडमी में लर्निंग प्राप्त करने वाले स्टूडेंट हैं। तभी हमारे एमसी को पीछे से आर्कड्यूक देखता है और कहता है कि वो पर्सन। तो सुनयू कहता है कि कौन पर्सन। तभी सिन पीछे मुड़ता है और कहता है अपने मन में वो कब से हम पर नजर रख रहे थे हमारे टीचर। और वो बताता है कि वो हमारे टीचर हैं। हमारा एमसी भी आता है और कहता है कि मेरा नाम माँ आयुन है। तो आर्कड्यूक भी कहता है कि हाँ आपके स्टूडेंट बहुत ही नॉलेजेबल है। तो हमारा एमसी उसको देख के अपने मन में कहता है ये आदमी सच में गोल्ड नोबल फैमिली का आर्कड्यूक है, क्या वो गोल्ड फैमिली का बेटा है। उसे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कहते हैं। वो कहते हैं कि वो एक भयानक आदमी है जिसके पास इस दुनिया से 3 गुना ज्यादा फेथ है, वो जिसे गोल्डन ड्रैगन कहा जाता है। वो उस प्लेस के अंदर जहाँ वो कई उत्कुर कई वॉरियर को रखता है जिन्हें करंटली पावरफुल कहा जा सकता है। वो था जिसने सबसे पहले अपना सर नीचे किया था। हमारे एमसी से आर्कड्यूक कहता है अगर समय ठीक हो तो क्या हम साथ में चाय पिए। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ यही तो मैं भी होप कर रहा था। अपने बॉडीगार्ड से आर्कड्यूक कहता है इसका ध्यान रखो और एक शांत जगह तैयार करो। उसका गार्ड बोलता है कि ओके आर्कड्यूक। दूसरी तरफ हमारे स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं क्या पावरफुल गोल्ड नोबल फैमिली के उस पर्सन ने पहले हमारे सामने अपना सर झुकाया था, ये एडमायरेबल है। सुन्युक भी पीछे से कहता है क्या आप ऐसे पर्सन को सम्मान का पात्र कहते हैं। हमारा हमसे अपने मन में कह रहा था कि जो हुआ क्या ये सब तुमने प्लान किया है। मैंने कहा कि अगर संयोगवश हमारी मुलाकात हो जाए तो मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन इस तरह एक दूसरे से टकराना, क्योंकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि हम इस तरह के एरिया में आएंगे, इसलिए वो बिना कोई बड़ा अनुरोध किए ही चली गई। जो हुआ ऐसा लगता है कि इस बार तुमने मुझे सच में पकड़ लिया है। दूसरी तरफ जो हुआ वोन के पास होती है तो वोन कहता है मैं अचानक छींक क्यों आ रही है। कहते हैं कि गर्मी के बीच में कुत्ते को भी सर्दी नहीं लग सकती। तो जो हुआ कहती है कि मुझे पता है क्या कोई मेरे बारे में बकवास कर रहा है। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि वो शायद अब तक एक दूसरे से मिल चुके होंगे। फिर हमें नॉर्थ सी आइस पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई कह रहा होता है कि प्रिंसेस के बारे में क्या आज भी और कल भी वो इसे सहन कर रही है। तो एक एल्डर दूसरे एल्डर से कहता है बड़बड़ाना वो बहुत जिद्दी है। तो दूसरा एल्डर बोलता है क्या तुम उस पर्सन को आइस पैलेस का सक्सेसर बनने के बाद अपने आंखें बंद कर पाओगे जिसे तुमने नामांकित किया था।
और हमें इस एल्डर के बारे में बताया जाता है नॉर्थन सी आइस पैलेस के तीसरे टावर में आइस किंग टावर लॉर्ड। तो किंग टावर लॉर्ड कहता है ग्रेट प्रिंसेस की सिचुएशन कैसी है? तो दूसरा एल्डर बोलता है वेल वो सक्सेसर के रूप में अपनी सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है। और हमें इस एल्डर के बारे में बताया जाता है नॉर्थन सी आइस पैलेस के तीसरे टावर में आइस वॉरियर टावर लॉर्ड। वॉरियर लॉर्ड कहता है जब तुम सुन रहे होगे तो पता चलेगा कि ठंडे खून वाली चुड़ैल और बर्फीले दानव स्वर्ण ने उसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। तो किंग लॉर्ड कहता है वो दो लोग ग्रेट प्रिंसेस के लिए क्या वो लोग नहीं थे जिन्होंने एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी की शपथ ली थी? यहाँ तक कि जब हमने अपने हाथ आगे बढ़ाए तो भी वो केवल जिद्दी चरित्र थे, लेकिन अंत में क्या तुम ये कह रहे हो कि वो ग्रेट प्रिंसेस के पास चले गए? ये तो कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। तो वॉरियर लॉर्ड कहता है प्रोबेबली उसे हेवन बर्फ टावर के डेमन द्वारा ऑर्डर किया गया था। हेवन आइस टावर का डेमन आइस पैलेस में लॉर्ड को छोड़कर वो पर्सन करंट में नॉर्थन सी में है। आइस पैलेस उनकी प्राथमिकताएं अपेक्षा के अनुरूप ही है, वॉर के रणनीतियाँ। तो किंग लॉर्ड बोलता है मुझे यकीन है कि वो उसे तीसरे टावर में टावर लॉर्ड है। वॉरियर लॉर्ड कहता है कि उस डेमन को क्या उसे हमेशा राजकुमारी से बहुत प्रेम नहीं मिलता था? जब से उसे प्रेम मिल रहा है तब से कुछ नहीं किया जा सकता। तो किंग लॉर्ड कहता है ये तो शुरू से ही प्रॉब्लम है। हेवनली आइस पैलेस की प्रिंसेस और डेमन क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो दोनों बहुत करीब हैं। एक बहुत लंबी रात जो सुदूर अतीत से चली आ रही है और एक बार फिर मैं अब इस तरह नहीं चल सकता। तो वॉरियर लॉर्ड कहता है कि हाँ हम अपने द्वारा सहे गए अपमान को अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचने दे सकते ताकि अगला ग्रेट आइस पैलेस लॉर्ड कभी भी ग्रेट प्रिंसेस ना हो जिसे करंट प्रिंसेस के डिसेंडेंट के रूप में देखा जा सके। दूसरी प्रिंसेस वो वुमेन जिसे हम एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ये मेक श्योर करना है कि वो अगली ग्रेट आइस पैलेस की लॉर्ड बने। तो किंग लॉर्ड बोलता है जैसे कि एक्सपेक्ट था ग्रेट प्रिंसेस को हराने का तरीका पहले हेवनली आइस के लॉर्ड को प्राप्त करना है। तो वॉरियर लॉर्ड कहता है लेकिन क्या तुम्हारे पास अभी उस डेमन से निपटने की कोई प्लानिंग नहीं है? लॉर्ड बोलता है अगर हम जहर का यूज करें तो चुपके से हमला करें या उसे सुखाकर मार डाले तो क्या डेमन भी इससे थक नहीं जाएगा? थोड़ा सीरियस होके बोलता है अगर हम इतनी एग्रेसिवली से काम करें तो ये अभी भी सांस ले रहे हैं। आइस पैलेस के लॉर्ड को परेशान कर सकता है, भले ही वो स्पष्ट रूप से मर ही रही हो, लेकिन उसके पीछे चल रही पावर अभी भी प्रभावी है। इससे पहले ही निपटा जाना चाहिए था। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि टावर लॉर्ड ये आइस बर्फ बग है। तो किंग लॉर्ड बोलता है क्या कोई इशू है? तो बताता है कि कुछ विदेशी लोग नॉर्थन सी में इंटर हो गए हैं। वॉरियर लॉर्ड कहता है फॉरेनर के हमेशा से सफाई से निपटने का यही तरीका नहीं था, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो सामने वाला बंदा बोलता है सेंट्रल प्लैंक के जोंग्यू सेक्ट का लीडर सबसे आगे है। तो ये बात सुन के वो लोग चौंक जाता है और कहता है कि जोंग्यू सेक्ट क्या ये ग्रेट डेमन सेक्ट और 5 पीढ़ियों का मिलन नहीं है? क्या बात है, ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा पहलू है जिन्हें अकेले संभालना मुश्किल है। तो वॉरियर लॉर्ड कहता है कि फिर भी असासिन को भेजो, अगर वो बच गए तो उनका मेहमान की तरह स्वागत किया जाएगा। किंग लॉर्ड बोलता है कि अरे रुको एक मिनट, ये सच में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो वॉरियर लॉर्ड कहता है तुम क्या कह रहे हो? तो किंग लॉर्ड बोलता है अगर तुम इसे किसी अंदरूनी हाथ से हल नहीं कर सकते तो फिर किसी बाहरी हाथ से क्यों नहीं उधार लेते? फिर हमें हमारे एमसी और बाकियों का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो पहाड़ से गुजर रहे होता है और बच्चे कह रहे होते हैं कि अगर हमने यहाँ आने से पहले ये सर्दियों के कपड़े नहीं खरीदे होते तो हम ठंड से मर जाते। यहाँ तक कि जब हमने इसे पहली बार खरीदा था तब भी ये काफी भारी था। और हमारा एमसी बच्चों को देख अपने मन में कह रहा होता है बच्चों के लिए इसे सहना डिफिकल्ट हो सकता है और उन लोग से कहता है अब थोड़ा और सहन करने की कोशिश करो, तुम जल्दी आराम कर पाओगे। और हमारा एमसी सूरिन को देखते हुए कहता है ऐसा लगता है कि केवल सूरिन ही ठीक है, क्या ये उसके अंदर नॉर्थन सी का खून है? सूरिन आती है और हमारे एमसी से कहती है कुछ समय पहले ग्रेट आइस पैलेस से लोग आए थे। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है क्या ये कोई असासिन का स्क्वाड नहीं था? ये आइस पैलेस नॉर्थन सी मेहमानों का स्वागत नहीं करता, ये क्या है? क्या उस दौरान नॉर्थन सी के कानून बदल गए थे? सूरिन कहती है अगर तुम नॉर्थन सी के मेहमान बनना चाहते हो तो बर्फ की दीवार के रास्तों पर चढ़ो। खैर उन्होंने इसे डिफिकल्ट तरीकों से कहा, लेकिन सरल शब्दों में कहें तो ये बर्फीली शैतान की दीवार नामक खद के आसपास रहने वाले से छुटकारा पाने की कहानी थी। तो हमारा एमसी भी बोलता है अगर ये यति है तो क्या वो उन असासिन के बारे में बात कर रहे हैं? तो सूरिन कहती है क्या आप नॉर्थन सी के शैतानी असासिन से परिचित हैं? तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ थोड़ा सा बस। दूसरी तरफ सैम कहता है टीचर यति क्या है? तो हमारा एमसी भी बोलता है ये नॉर्थन सी के असासिन है। कहा जाता है कि ये एक ह्यूमन है, लेकिन ह्यूमन भी नहीं है। उनके बाल ह्यूमन की तुलना में काफी लंबे होते हैं और उनकी त्वचा चमड़े से भी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। 2 लाल
लाल आंखें होती हैं, नुकीली दांत होती हैं और जानवरों की तरह बाहर निकले होते हैं। ये वो यति है, एक जीवित प्राणी जो किसी जानवर से अलग नहीं है। ये बात सुन के एकदम बच्चे एकदम डर जाते हैं और चौंक जाते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं क्या ये एक तरह का मॉन्स्टर नहीं है। तो सूरिन कहती है कि ऐसा लगता है कि इन दिनों नॉर्थन सी यति के कारण काफी पीड़ित है। ये देखकर कि वो फॉरेनर से इस तरह पूछ रहे हैं और हंसने लगती है। तो ये सब बात सुन के हमारा हमसे अपना मन में सोच रहा होता है, भले ही वो ऐसे हंस रहा हो जैसे कुछ गलत ही नहीं हुआ है, वो भी इसे अच्छी तरह से जानती है। असासिन स्क्वाड की पहचान और नॉर्थन सी का एग्जाम। तो सूरिन कहती है तो फिर चलो अपने डेस्टिनेशन डेविल बॉल के पास चलते हैं।